नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब कि आरटीआई एक्ट पर 20 क्वेश्चंस आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC and other examinations। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जैसे कि एकेडमिक पार्ट है, सर्विस रूल्स है और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी डिस्कस किया जा रहा है। आप अपने सारे सिलेबस को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर करें और अपने सिलेक्शन को निश्चित करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 61, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं परंतु वो नहीं हटा सकते। कौन सी सिचुएशन में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, on the ground of proved misbehavior or guilty; B, if he has been convicted of an offense involving moral turpitude; C, on being biased in his duties; D, if adjudged and insolvent। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस परिस्थिति में राज्यपाल है उनको नहीं हटा सकता है? या तो मुख्य सूचना आयुक्त है या राज्य सूचना आयुक्त है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ऑन बीइंग बायस्ड इन हिज ड्यूटीज। मतलब कि ड्यूटी में वो बायस्ड हो गए हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में उनको नहीं हटाया जा सकता। ये कोई रूल में बताया नहीं है कि बायस्ड हो करके और किसी के पक्ष में फैसला ले रहे हैं ड्यूटी करने में, तो बाद में ये चीज आती है उनकी ड्यूटी में, तो इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। बाकी सारे पॉइंट देख लेते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और गिल्टी, तो अगर उनके दुर्व्यवहार या कोई गलती आ जाती है और वो सिद्ध हो जाती है तो उसके आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो उसके नैतिक व्यवहार से संबंधित कोई चीज आ जाती है तो ये सब मामले में भी उसको हटाया जा सकता है। नैतिक अगर पतन हो जाता है तो भी हटाया जा सकता है। डी में देख लेते, इफ एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, मतलब कि वो सेवा के काबिल ही नहीं बचा है तो इस सब मामले में उनको हटाया जा सकता है। परंतु ऑन बीइंग बायस्ड इन हिज ड्यूटीज, इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन के हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सेक्शन 61; बी, सेक्शन 73; सी, सेक्शन 63; डी, सेक्शन 8। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेक्शन 63। आरटीआई के सेक्शन 63 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन आया है और वो उस अथॉरिटी से कंसर्न्ड नहीं है तो ये एप्लीकेशन है दूसरे अथॉरिटी को, जो संबंधित विभाग है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। Move to question number 63. What is the time limit prescribed to prefer an appeal to the first appellate authority from the date on which the information of the CPIO is received? क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सीपीआईओ की सूचना प्राप्त होने की तारीख से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीआईओ के पास में कोई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में कोई आरटीआई आती है और वो आरटीआई का जवाब दे देता है या जवाब नहीं देता है, उससे कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो सीपीआईओ के जवाब आने के बाद में, इंफॉर्मेशन देने के बाद में, जो भी आरटीआई लगाने वाला है तो आरटीआई लगाने वाला है वो क्या करेगा? अपील कर सकता है। तो सीपीआईओ के जवाब देने के बाद में कितने दिनों का समय है जहां पर कि अपील कर सकता है? तो वो अपील का समय सीमा के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए, 10 डेज; बी, 30 डेज; सी, 60 डेज; डी, 90 डेज। तो कितनी समय सीमा है कि जब सीपीआईओ कोई आरटीआई का जवाब दे देता है और जवाब है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो
उसमें आगे कितने दिनों की अवधि के अंदर उसको अपील कर देनी होगी आरटीआई कर्ता के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 30 डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिनों के अंदर अगर सीपीआईओ ने आपके आरटीआई का जवाब दिया है और उससे आप संतुष्ट नहीं है या उसने जवाब नहीं दिया है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। 30 दिनों के अंदर उसको अपील कर देनी होगी। आगे की कार्रवाई के लिए सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 64। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी प्रिस्क्राइब टू प्रिफर ए सेकंड अपील विद द सीपीआईओ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द अपीलांट। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में सूचना प्राप्त होने की तारीख से सीपीआईओ के साथ दूसरी अपील करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है। तो पहली बार उसने अगर आरटीआई लगाई और आरटीआई का जवाब दे दिया गया था, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा जवाब दे दिया गया था, परंतु उसको आगे भी अपील करनी है, वो जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आगे अपील कर सकता था। अपील पहली बार में अपील करनी है तो उसको क्या करना है, 30 दिनों के अंदर ये अपील करनी होगी। और अपील करने के बाद में भी फिर से वो क्या कर रहा है कि संतुष्ट नहीं है, अभी भी वो जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो सेकंड अपील वो कर सकता है। वो कहाँ करेगा, सेकंड अपील है वो करेगा, फिर से अपील कर सकता है। तो सेकंड अपील करने के लिए जो समय सीमा है वो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10 डेज, बी 30 डेज, सी 60 डेज, डी 90 डेज। सही उत्तर हो जाएगा डी 90 डेज। 90 दिनों के अंदर उसको फिर से अपील कर देनी होगी, मतलब कि अपीलांट अथॉरिटी ने आपके पास में जवाब दे दिया, परंतु अभी भी आप संतुष्ट नहीं है, तो जो अपील करता है वो आगे अपील कर सकता है 90 दिनों के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। डियर फ्रेंड्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम 3 सीरीज कर चुके हैं और उसमें आरटीआई क्या चीज है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। आरटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। साथ में ही आपकी परीक्षाओं से संबंधित पूरा सिलेबस है, नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर सर्विस रूल्स है, साथ में ही एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, कंप्यूटर करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग मैथमेटिक्स सारे कंटेंट हैं वो अवेलेबल है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट को देख करके और अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला है, तो आप प्रिपेयर करिए मोबाइल से। एक प्लेटफॉर्म पर ऑफ आवर में नॉलेज मंडली के कंटेंट हैं वो देख करके अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 65। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए सीपीआईओ फॉर नोविंगली गिविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देने के लिए किसी सीपीआईओ पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है कि कितना उस पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। सीपीआईओ मतलब कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको कितना दंडात्मक राशि उससे ली जाएगी अगर उसने गलत सूचना दी है या इनकम्प्लीट सूचना दी है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10,000, बी नॉट एक्सीडिंग रुपीज 25,000, सी नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50,000, डी नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। करेक्ट आंसर विल बी बी, नॉट एक्सीडिंग रुपीज 25,000। मतलब कि 25,000 रुपये तक की उसको क्या होगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा अगर उसने गलत सूचना दी है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Next question 66. What is the penalty per day to be imposed against a central public information officer for giving misleading information? भ्रामक सूचना देने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रतिदिन कितना दंड लगाया जाना है। तो कितना दंड लगाया जा सकता है प्रतिदिन के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले वाले में हम देख चुके हैं कि 25,000 रुपये तक का उसको दंड देना होगा अगर उसने गलत सूचना दी है। परंतु प्रतिदिन अगर दंड लगाना है तो कितने रुपए तक का पर डे होना चाहिए पेनल्टी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपीज 100 पर डे, बी रुपीज 200 पर डे, सी रुपीज 250 पर डे, डी रुपीज 500 पर डे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी।
₹250 पर डे, मतलब कि ₹250 प्रतिदिन उसको दंड देना होगा अगर उसने गलत सूचना दी है, तो जितने दिनों तक उस पे पेनल्टी लगनी है, तो पर डे ₹250 हैं वो पेनल्टी लिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67, सेक्शन 4A1 स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड, धारा 4(1)(a) में कहा गया है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को इनमें से क्या करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड। बी, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम। सी, मेक ऑल अवेलेबल ऑल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स थ्रू ए नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री। डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। पब्लिक अथॉरिटी को ये सारे कार्य करने होंगे। पहला है मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड, उसको कैटलॉग के अनुसार सारे रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर लेने होंगे। बी में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है उनको कंप्यूटराइज कर लेना होगा। और साथ में मेक अवेलेबल ऑल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स थ्रू ए नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री, तो ये सब चीजें हैं वो कर लेनी होंगी, रिकॉर्ड अवेलेबल करवा देने होंगे, जिससे कि समय पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो सूचना है वो दी जा सकती है। और ये बात बताई गई है सेक्शन 41A में बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Question number 68. State the name of the court which shall entertain any suit, application or other proceedings in respect of any order made under RTI Act. उस न्यायालय का नाम बताएं जो आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाई पर विचार करेगा। तो कौन सा कोर्ट होगा जहां पर आरटीआई से संबंधित केस हैं वो सुने जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सुप्रीम कोर्ट। बी, हाई कोर्ट। सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। डी, नो कोर्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नो कोर्ट। अगर कोई आरटीआई से रिलेटेड कोई बात है तो नो कोर्ट, वहां पर कोई न्यायालय में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि ये सूचना गलत दी गई है। ये जो सुविधा दी गई है वो सूचना प्राप्त करने के लिए है, आपको जानने का हक है, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप वो जानकारी नहीं दे रहे हैं तो उन पर केस लगा दे, किसी को फंसा दे। आपको अवेयर करने के लिए है वो बताया गया है। तो जागो ग्राहक जागो से संबंधित है, ना कि बंधन से संबंधित है, सजा से संबंधित है। तो आरटीआई से रिलेटेड कोई वाद है, आवेदन है या कार्रवाई है, उस पर विचार नहीं करेगा कोई भी कोर्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Next question 69. Who can amend the schedule by including or omitting any other intelligence or security organization established by the central government gazette notification under section 24 of RTI Act? क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को शामिल करके या हटाकर अनुसूची में कौन संशोधन कर सकता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उनको अदर इंटेलिजेंस में या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है, या शामिल करने से उसको हटाया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, प्रेसिडेंट। बी, पार्लियामेंट। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। डी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी डिपार्टमेंट है वो इंटेलिजेंस से, खुफिया तंत्र से संबंधित है या भारत की संरक्षा सुरक्षा से संबंधित है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और किसी संगठन को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार है। और ये अधिकार किसके तहत दिया गया है? सेक्शन 24 के तहत दिया गया है, आरटीआई एक्ट में 24 के तहत दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Question number 70. Any information in respect of allegations of violation of human rights should be provided within dash. मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए तो कितने दिनों के अंदर कर देनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, 30 डेज। बी, 45 डेज। सी, 60 डेज। डी, 90 डेज। बिल्कुल रूंडिया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
45 डेज में अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आरटीआई के तहत 45 दिनों के अंदर वो सूचना दे देनी होगी। उससे अधिक लेट होते हैं तो पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए मानव अधिकारों से संबंधित है या वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड है तो 45 दिनों के अंदर सूचना है वो जारी कर दी जाएगी सीपीआईओ के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 71. Who will provide information to the Central Information Commission or State Information Commission so as to prepare a report on the implementation of provisions of the Act during the year? वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को सूचना कौन प्रदान करेगा कि वर्ष के दौरान उसको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचनाएं कौन प्रदान करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, बी सीपीआईओ, सी एसपीआईओ, डी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, आरटीआई के तहत जितने भी कार्यान्वयन हुए हैं उसके स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीपीआईओ है वहां पर सूचना भेजेंगे, जिससे सीपीआईओ है सेंट्रल गवर्नमेंट के या एसपीआईओ है वो सूचनाओं को कलेक्ट करके और रिपोर्ट तैयार करेंगे उस साल के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ए। Question number 72. State the date fixed for uploading the final return of annual report in the RTI Annual Report Information System. आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट सूचना प्रणाली में वार्षिक रिपोर्ट की अंतिम विवरणी को अपलोड करने के लिए निर्धारित तिथि बताएं। कौन सी तिथि होगी जहां पर की एनुअल रिपोर्ट है वो अपलोड करनी होगी एनुअल रिपोर्ट सिस्टम में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 31 मार्च, बी 15 अप्रैल, सी 30 अप्रैल, डी 30 जून। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 15 अप्रैल। मतलब 15 अप्रैल तक सूचनाएं वो अपलोड कर देनी होंगी, ये सही उत्तर हो जाएगा। 15 अप्रैल तक आपको आरटीआई एनुअल रिपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एनुअल रिपोर्ट है वो अपलोड कर देनी होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 78. Who will prepare programs, update and publish the guidelines at regular intervals about RTI Act 2005? आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में नियमित अंतराल पर कार्यक्रम कौन तैयार करेगा, अद्यतन करेगा और दिशा निर्देशों को प्रकाशित करेगा? तो इनमें से कौन है जो कि प्रोग्राम तैयार करेगा, अपडेट करेगा और पब्लिश करने के लिए गाइडलाइन तैयार करेगा? तो वो कौन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बी पार्लियामेंट, सी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, डी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, प्रोग्राम तैयार करेगी या अपडेट करेगी या पब्लिश करने के लिए गाइडलाइन तैयार करेगी। किसके लिए? आरटीआई एक्ट 2005 के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 74. आरटीआई वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग डैश। रसगुल्ला क्वेश्चन है, छोटा सा है परंतु पूछा जा सकता है इसलिए गपक लीजिए। आरटीआई सप्ताह हर साल डैश के दौरान मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5 to 12 अप्रैल, डी 5 to 12 जून, सी 5 to 12 अक्टूबर, डी 5 to 12 दिसंबर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 5 to 12 अक्टूबर। 5 से और 12 अक्टूबर का जो समय होता है, 5 से 12 अक्टूबर का जो सप्ताह होता है वहां पर मनाया जाता है क्या? आरटीआई सप्ताह मनाया जाता है, आरटीआई वीक मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 75. व्हाट इज द ग्रांट प्रोवाइडेड टू एटीआईज फॉर इनोवेटिव अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स? अभिनव जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों के लिए एटीआई को क्या अनुदान प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देख लेते। ए ₹2 lakhs, बी ₹4 lakhs, सी ₹5 lakhs, डी ₹10 lakhs। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ₹4 lakhs। मतलब कि एटीआई को इनोवेटिव अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम तैयार करने के लिए कितने लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है? 4 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। और
एटीआई क्या होता है इसके बारे में नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है वो कहना चाह रहा है कुछ। आप एटीआई का मतलब समझिए, नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड है वो कुछ बताना चाह रहा है। आपकी तैयारी का एक मंच नॉलेज मंडली, और नॉलेज मंडली स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड एटीआई के बारे में बताना चाह रहा है। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और यहाँ समझ लीजिए एटीआई का मतलब क्या है। एटीआई का मतलब बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ATIs and state information commissions, SICs, under the various components of the annual program on improving transparency and accountability in government through इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पर एटीआई है या एसआईसीज है वो मिल करके क्या तैयार कर रही हैं, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रोग्राम तैयार करती हैं। और एटीआईज को अनुदान राशि देती है 4 लाख रुपए तक की। तो यहाँ पर नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड ने बताया है एटीआई का फुल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में ही और भी बात बता दी गई है कि ये क्या काम कर रही है। एनुअल प्रोग्राम तैयार करती है। क्यों तैयार करती है? इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके लिए ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 76 स्टेट द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस provided to SICs for taking up various activities during RTI वीक सेलिब्रेशन। तो नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा आपने देखा, SIC का मतलब देखा, RTI सप्ताह समारोह के दौरान विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए SIC को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की मात्रा बताएं। कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹2 lakhs, बी ₹4 lakhs, सी ₹3 lakhs, डी ₹5 lakhs। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ₹3 lakhs। मतलब कि एटीआईज के लिए 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और साथ में ही एसआईसीज के लिए कितने लाख की सहायता राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए तक की, जिससे कि वो जागरूकता फैला सके और जिससे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो आरटीआई का हो जाए। तो यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि दी जाती है। एटीआई को 4 लाख और एसआईसी को दी जाती है 3 लाख रुपए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 77। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू एटीआईज पर वर्कशॉप ऑब्लिक सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड ऑन आरटीआई रिलेटेड थीम्स। आरटीआई से संबंधित विषयों पर आयोजित कार्यशाला या संगोष्ठी में एटीआई को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹1 लाख, बी ₹2 lakhs, सी ₹3 lakhs, डी ₹4 lakhs। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए ₹1 लाख। मतलब कि वहां पर अनुदान राशि है वो दी जा रही थी 4 लाख रुपए के लिए, और अगर एटीआईज हैं वो कोई कार्यशाला या संगोष्ठी आयोजित करती हैं तो एक कार्यशाला या संगोष्ठी के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए हैं दिए जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। Move to question number 78. What is the maximum quantum of funds per annum to be granted in the first year to set up helpline in ATIs? एटीआई में हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए पहले वर्ष में प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि दी जानी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹1 लाख, बी ₹2 lakhs, सी ₹3 lakhs, डी ₹4 lakhs। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ₹4 lakhs। अगर हेल्पलाइन तैयार करनी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट हुई थी आरटीआई जब से लागू हुई थी, तो एनुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 4 लाख रुपए तक की सहायता दे करके हेल्पलाइन स्थापित कर ली जाएंगी, जिससे कि वो सहायता प्रदान कर सके और लोगों में जागरूकता फैला सके। तो उसके लिए एटीआई को 4 लाख रुपए तक की सहायता दी गई थी हेल्पलाइन डेवलप करने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 79. Section 3 of the RTI Act states that all the citizens shall have the right to information subject to dash। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, बशर्ते कि, तो इनमें से कौन सी चीजों के अलावा सूचना का अधिकार होगा, और वो बताया गया है सेक्शन 3 में आरटीआई के तहत। ऑप्शन देख लेते हैं। ए द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, बी डिस्क्रिशन ऑफ द पीआईओ, सी कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। मतलब कि आरटीआई एक्ट के जो प्रोविजंस है उनके तहत अगर सूचना देने के लिए बाध्य होंगे या सूचना देने के लिए उचित होगा उनको ही सूचना दी जाएगी।
सूचना देने का प्रोविजन नहीं होगा तो उसके लिए सूचना देने का मतलब बाध्य नहीं है सरकार, उसके लिए सूचना नहीं देगी। जहां प्रोविजन होंगे सूचना देने के लिए उन प्रोविजन के तहत सूचना दी जाएगी, जहां प्रोविजन नहीं होंगे वहां सूचना नहीं दी जाएगी। और ये बात बताई गई है सेक्शन 3 में आरटीआई एक्ट 2005 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ डीआरपीज इन ए ईयर? एक वर्ष में डीआरपी के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 days एंड एट लीस्ट 2 nights, बी 3 days एंड एट लीस्ट 2 nights, सी 4 days एंड एट लीस्ट 3 nights, डी 5 days एंड एट लीस्ट 4 nights। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 3 days एंड एट लीस्ट 2 nights, मतलब 3 दिन और 2 नाइट है कम से कम डीपीआर के लिए प्रति साल दी जानी चाहिए। किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम अवधि है वो आरटीआई के तहत निर्धारित की गई है, जिससे कि लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चन है वो आधारित थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन में आज लेकर के आया। ये आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी के लिए या लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, तो एक ही प्लेटफॉर्म नॉलेज मंडली है। आपके सारे सिलेबस को, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी तैयार करवाया जा रहा है। आप नॉलेज मंडली के प्ले लिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट को देख करके अपने आप को प्रिपेयर करिए। और साथ में ही आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।